गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट अपलोड है आपका। फर्स्ट पार्ट सुबह ही आपको मिल गया था, अपलोड हो चुका था, और सेकेंड पार्ट उसका मानव अधिकार आयोग 1993 और जनहित याचिका से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके पार्ट नंबर 2 अपलोड किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, तो कृपया आप इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो आप सब्सक्राइब करें, वाचिंग करें, शेयर करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका मामले को ऐतिहासिक माना जाता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए, अदालत ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर बी, इसने 40,000 से अधिक अभियोगी कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन नंबर सी, इसमें सरकार को देश के पर्यावरण में सुधार लाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। अगला ऑप्शन है डी, सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकारों को पवित्रता का सम्मान किया जा सके। आपको ऑप्शन नंबर जो भी 4 हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और यह यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, अदालत ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए औचित्य को और ज़रूरत को स्वीकार किया। यानी इंदिरा साहनी निर्णय जो है, इंदिरा साहनी जो केस है, जनहित याचिका है, वह जो है आपको बताना चाहूँगा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए है। यानी पिछड़े वर्गों का जो 27% आरक्षण था उस संबंध में यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। अगला इसका है इंदिरा साहनी केस 1992, यानी बहुचर्चित जनहित याचिका है। ये मामला ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया था। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है, इसमें जो 27% आरक्षण मिला था, यह उसी के संबंध में यह इंदिरा साहनी केस डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में। अगला है, किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी आपको सभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या होगा आपका? पहला है सरला मुदगल बनाम भारत संघ, पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, या डी समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें क्या होगा कृपया बताएं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरला मुदगल बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने सरला मुदगल बनाम भारत संघ के वाद में यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। यानी अगर आपकी पहली शादी हो चुकी है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन वो अमान्य नहीं होगी। बट हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी, इस केस में प्रश्न यह था कि हिंदू पति जिसने हिंदू कानून के तहत शादी की हो लेकिन दूसरी शादी करने के लिए क्या इस्लाम धर्म को कबूल कर सकता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल हिंदू विवाह अधिनियम, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ही हिंदू विवाह को भंग किया जा सकता है। अर्थात इस्लाम कबूल करने के बाद दोबारा की गई शादी हिंदू विवाह कानून के अंतर्गत भंग नहीं की जा सकती, किंतु इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मामला द्विविवाहिक के अपराध, व्यक्तिक विधियों और देश में समान नागरिक संहिता के अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी की शादी दूसरे शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई हो। तो इसका ऑप्शन नंबर
आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कृपया बताएं। टिक करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सरला मुदगल बनाम भारत संघ। अभी इसके पहले आपने इस क्वेश्चन को इसके पहले आपने किया है, ये क्वेश्चन अभी इसके पहले भी आपने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सरला मुदगल बनाम भारत संघ। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन किया गया है। यानी संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था और उसमें कौन सा जनहित याचिका थी, यानी किस याचिका के कारण पहला संशोधन हुआ था। ऑप्शन है आपका के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, बी ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी ऑप्शन है चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य, या डी ऑप्शन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन क्या सही होगा, टिक करें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य। ये एक ऐसा केस था जिसमें सरकार ने पहला संशोधन 1991 में किया था, 1951 में किया था। इसमें यह था कि जिन गरीब वर्गों के पास, जिन गरीब मजदूरों के पास ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन दी गई, और इसमें यह कानून बनाया गया कि आप अधिक से अधिक 40 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं रख सकते हैं। तो इसी संबंध में यह आपका निर्णय था, या यह जनहित याचिका दायर की गई थी, यह निर्णय दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा। चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ। यह आरक्षण से संबंधित था, जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत समता के अधिकार का उल्लंघन माना। यह निर्णय को निष्प्रभावी करने का लिए संविधान में पहला संशोधन हुआ। अगला है, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास की सज़ा दी गई हो, वे तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 के अपने फैसले में दोषी करार होने के बावजूद सांसद, विधायकी कायम रखने वाले जनप्रतिनिधित्व की धारा 84(4) को असंवैधानिक ठहराया और अभिनिर्धारित किया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे कम से कम 2 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई हो, वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा से इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले के बारे में सही है। इसके बारे में तो आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि यह पहला ही क्वेश्चन है, बस एग्जामिनर का पूछने का तरीका अलग है। पहले ही क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, बस इसमें क्वेश्चन जो है एग्जामिनर केवल क्वेश्चन का जो है मेथड चेंज कर दिया है, केवल क्वेश्चन को घुमा दिया है। इसमें क्या है, पहला है आरक्षण किसी भी तरह से मानदंड के 50% से अधिक नहीं होगा। अगला है, आरक्षण नीतियों के दौरान नवोन्नत वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाएगा। या ऑप्शन नंबर आर है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं लागू हुआ। इसके कूट दिए गए हैं, जो पहला है केवल पी, बी ऑप्शन है पी क्यू आर सभी, सी है पी क्यू आर, या डी केवल पी क्यू। क्या होगा आप कृपया बताएं। इसका ऑप्शन नंबर बी सभी सही होगा, पी क्यू आर सभी। अभी इसके पहले आपने कहा, यानी आरक्षण का जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होगा। आप आरक्षण दीजिए 50% से कम हो, बट 50% से अधिक ना हो। अब यह है, इसमें यानी जो आरक्षण वर्ग है उनको जो पदोन्नत दिया जाएगा, यानी जो उनको प्रमोशन दिया जाता है, उसको इसे बाहर रखा जाएगा। और जैसा कि लास्ट है कि पदोन्नत में कोई आरक्षण नहीं है, यानी पदोन्नत में कोई आरक्षण उनको नहीं दिया जाएगा। अगला है, किस न्यायिक मामले में
उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के विरुद्ध असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, बी देवदासी बनाम महाराष्ट्र राज्य, सी लोक स्वतंत्रता संगठन बनाम भारत संघ, या डी कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार। इसमें ऑप्शन आपका क्या सही होगा? इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ। अगला है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? पहला है ABC बनाम राज्य, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। बी ऑप्शन है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ। सी है मुथुराम मलिंगन बनाम राज्य, एंड डी है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका ऑप्शन होगा आपका डी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी मुथुराम मलिंगम बनाम राज्य। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है आपका, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के विरुद्ध असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता? इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य। और इसका जो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी मुथुराम मिलंगम बनाम राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है? इसका ऑप्शन नंबर ए है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, बी है कामन काज बनाम भारत सरकार, ऑप्शन नंबर सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या डी है IR कोहल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य। इसका ऑप्शन नंबर आपको 4 ऑप्शन है जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, IR कोहल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य। अगला है, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था? उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। वो कौन सा केस है, वो कौन सा मुकदमा है जो उसके लिए अपना ही अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया था? और यह जो मुकदमा है वह आजमगढ़ का है। ऑप्शन नंबर ए है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी EMC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, या सी लाल बिहारी मुकदमा, या डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस पे फिल्म भी बन चुकी है, अभी इसमें जल्दी इस केस पे फिल्म भी बन चुकी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन लाल बिहारी मुकदमा। लाल बिहारी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अमीलों के एक भारतीय किसान और कार्यकर्ता हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर 1975 से 1994 के बीच मृत्यु घोषित कर दिया गया था। उन्होंने यह साबित करने के लिए 19 वर्ष तक भारतीय नौकरशाही के साथ संघर्ष किया था कि वह जीवित हैं। यानी प्रशासन ऐसे भी कर सकता है कि
जीवित व्यक्ति को भी मृत घोषित कर सकता है। तो वह जो मुकदमा था वह उसके लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई कि मैं ज़िंदा हूँ, उसके लिए प्रूफ देने के लिए, यानी कि मैं ज़िंदा हूँ, उसका अस्तित्व की ही लड़ाई बन गई थी वह। अगला है, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी है पी.ए. ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, या डी है मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। यानी इसमें यह है कि अगर आप बलात्कार के दोषी हैं, अगर आपके पर बलात्कार एक बार मुकदमा हो चुका, आप पे केस चल रहा है, तो उसमें आपको समझौता नहीं हो सकता। उसका जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट ही मान्य होगा, उसमें आप समझौता नहीं कर सकते कि एक बार आपने किसी पे बलात्कार का केस लगा दिया और उसके बाद आप उसमें फिर कहें कि नहीं, यह बलात्कार का केस हमने नहीं लगाया, या मतलब उस पर आप समझौता नहीं कर सकते, वह है। और इसका ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल 2015 सुरक्षित को मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्दित, यानी यह निर्णय दिया कि बलात्कार का प्रयास अगर ये हो या बलात्कार किया गया हो, या प्रयास या बलात्कार किया गया, दोनों अगर उसका मुकदमा आपने कर दिया है तो उसमें समझौता नहीं हो सकता, समझौता अवैध है। अगला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 7-6, 12-1, 3-2 या 4-3। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा इस पर? ऑप्शन नंबर आपका इसका सही होगा ए। इसमें यानी 7-6 से आपका जो है ये इसमें, और यह क्वेश्चन जो है केशवानंद भारती बनाम, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे जो भी हमारी 2021 में यूपीएससी की जो परीक्षा लगी हुई है, एग्ज़ाम डेट है, उसमें यह आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यह क्वेश्चन हो सकता है आए, और अधिकांशतः यह कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके इसमें। और ये भी इससे पूछता है कि केशवानंद जो भारती बनाम थे उसमें कितने जज थे, कितने जज था, और यह सबसे ज़्यादा जज बैठे थे इस केस में, 13 जज थे, और इसमें 7-6 से फैसला आया था। और 13 जो जज थे यह अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सबसे हाईएस्ट बेंच है, यानी 13 जजों की सबसे हाईएस्ट बेंच है जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किंतु संविधान की मूलभूत संरचना को बदलने का अधिकार नहीं है। आप कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है, यानी बेसिक जो है स्ट्रक्चर है यानी संविधान का, उसको आप बदल नहीं सकते, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें कुल 13 न्यायाधीश थे, यानी 7-6 से यह आपका फैसला आया था। अगला है, इनमें से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में ले लिया? इसका आपका क्या ऑप्शन होगा? पहला है भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल मिश्र। बी ऑप्शन है राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, या ऑप्शन नंबर सी है लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ, या डी है समान उद्देश्य बनाम भारत संघ। आपको इसको का बताना है कि इसका ऑप्शन आपका क्या सही होगा। इसका आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बनाम जयंतीलाल मिश्र। भारतीय रिजर्व बनाम जयंतीलाल मिश्र 2015 सुरक्षित को यह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार को अधिनियमित दायरे में ले लिया था। अगला है, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा प्रौद्योगिकी
कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासी अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। यह कौन सा केस था जो इसमें यह कहा गया था कि आदिवासी की जो है उसको पट्टे पे नहीं दिया जा सकता, उसमें जो उसका जो उपयोग है वह केवल आदिवासी क्षेत्र के ही लोग कर सकते हैं, उसका न तो पट्टे पर दिया जा सकता है न तो यह उस पर औद्योगिक कोई इकाई लगाई जा सकती है। तो यह जो इसका ऑप्शन पहला है ABC बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश राज्य, बी है मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, या ऑप्शन सी है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, या PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन क्या होगा इसका सही, कृपया बताएं। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी ज़मीन या जो आदिवासी की ज़मीन है या वन्य भूमि है या गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए एक पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासी अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। यानी जो है वहाँ आदिवासी क्षेत्र की जो ज़मीन है न तो पट्टे पे दी जा सकती है न तो उस पर औद्योगिक उपकरण लगाए जा सकते हैं, उस पर केवल जो है जो सरकारी उपक्रम है या जो वहाँ के आदिवासी हैं वही इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम प्राइवेट के लिए जो है इसको नहीं खोल सकते। एक आपका क्वेश्चन था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसमें नहीं है। क्वेश्चन था कि जैसे कि त्वरित न्याय के संबंधित था, उसमें जो भी सॉरी दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं अब उसको हम अगली जो वीडियो आएगी हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कल, उसमें उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वाचिंग करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। जो भी UPSI से रिलेटेड जो भी UPSI की तैयारी कर रहे हैं उसके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लाल बटन को दबाएं और घंटे को दबाएं, जिससे अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से मिलता रहे। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, वाचिंग करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। यह आगामी जो UPSI वैकेंसी लगी हैं उससे संबंध में आगे और भी इस पर कोर्स चलाए जाएंगे, SSC GD हो, कांस्टेबल हो या UPSSC से संबंधित। तो कृपया आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वाचिंग करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।